अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से मिसाइल थे जो क्लासिकल फिजिक्स जिनको एक्सप्लेन नहीं कर सकी। साइंटिस्ट ने कैसे कैसे कोशिश की उनको समझाने की। तो आज हम उस सिलसिले में देखेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो प्रॉब्लम था, देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं, आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ब्लैक बॉडी क्या होता है, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल आ रहे थे उसकी समरी देखेंगे। फिर देखेंगे कि जो क्लासिकल थ्योरीज कौन कौन सी थी जिसने ब्लैक बॉडी को समझाने की कोशिश की। ये हमारा आज के लेक्चर की आउटलाइन होगी। तो शुरू करते हैं जनाब। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ने से पहले आपके इल्म में होगा कि जब सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को हीट किया जाता है तो वो ग्लो करते हैं, तो वो थर्मल रेडिएशंस अमिट करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ऑब्जेक्ट रेड होगा, येलो होगा, व्हाइट होगा, यानी वेवलेंथ छोटी होती चली जाती है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वेवलेंथ कम होती जाती है, यानी इनवर्सली रिलेशन हमें नजर आ रहा होता है। ठीक है, वेवलेंथ और टेम्परेचर में। तो ये जो थर्मल रेडिएशन एमिट होती है ग्लोइंग सॉलिड ऑब्जेक्ट से, इनमें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है फ्रीक्वेंसी की, जो कि आपकी रेंज करती है इंफ्रारेड से अल्ट्रा वायलेट के बीच में। मतलब सादा सादा लफ्जों में कि अगर आप एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हो तो उसमें से इंफ्रारेड से लेकर अल्ट्रा वायलेट बीच में विजिबल का रीजन आता है, तो वो सारी आपकी रेडिएशन निकल रही होती है। कंटिन्यूस का लफ्ज आया, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यूस करेक्टर है रेडिएशन का जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट से एमिट हो रहा है, अगर हम देखें कि ये वन ऑफ द मेजर अनसॉल्व प्रॉब्लम था जो आपके पास 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ तक गया। ये प्रॉब्लम बुनियादी तौर पे आप कह लो कि किसके लिहाज से था कि प्रॉपर थ्योरी ऑफ जो आपकी थर्मोडायनेमिक है जो बताती थी कि एनर्जी कैसे एक्सचेंज होती है रेडिएशन और मैटर के बीच में। अब इसमें जो लफ्ज आ रहा है ब्लैक बॉडी, तो पहले हम देखेंगे कि आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होगी। जब हम आइडियल ब्लैक बॉडी की बात करते हैं तो रेडिएशन जब किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती हैं तो कुछ उनमें से अब्सॉर्ब हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अगर हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करें जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा होगा उतनी ही रेडिएट कर रहा होगा, ये थर्मल इक्विलिब्रियम की वजह से। अब अगर हम कहें कि एक ब्लैक बॉडी परफेक्ट अब्सॉर्बर है, यानी जो भी उस पर पड़ा उसने सारा अब्सॉर्ब कर लिया, और एज वेल एज परफेक्ट अमीटर है रेडिएशन का। ठीक है, अगर मैं डिटेल में बताऊं तो आइडियलाइज ब्लैक बॉडी हम कहेंगे कि एक ऐसा मटेरियल ऑब्जेक्ट जो उस पर पड़ने वाली तमाम रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर ले, और जाहिर है वो ऑब्जॉर्व कर लेगा तो हमें वो ब्लैक नजर आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे जब आप उसके ऊपर बाइट से लाइट फॉल करेंगे तो वो आप चुके हर कुछ तो अपने अंदर जज़ब करता जा रहा है। हमें चीजें कब नजर आती हैं? जब रोशनी उससे टकरा के वापस आती है। अब तो वापस आने वाला सीन ही कोई नहीं, उसने तो सारा कुछ ही ऑब्जॉर्व कर लेना है, तो वो हमें बाहर ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि उससे कोई चीज टक्कर खा के, कोई लाइट टक्कर खा के वापस नहीं आ रही, वो उसी के अंदर अब्सॉर्ब हो रही है। तो ये बुनियादी तौर पे ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, अच्छा, तो जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की हम कहेंगे वो डिपेंड करेगी उस बॉडी की कंपोजिशन पे, शेप ऑफ द सरफेस पे और टेम्परेचर पे। यानी जब वो लाइट अमिट करेगा तो वो तमाम स्पेक्ट्रम वाली रेंज आ जाएगी उसके अंदर जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, इंफ्रारेड से यूवी तक की। अच्छा, जब हम अब जरा इस बात को डिटेल में समझते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रेडिएट करना है। अब वो क्यों करेगा? क्योंकि उसकी सरफेस पे थर्मल एजिटेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि आपके पास क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों वाइज डिपेंड करेगी किस पे? टेम्परेचर पे। आपके पास इसका मतलब जो अब ब्लैक बॉडी से रेडिएशन आने वाली है उनको हम क्या नाम देने वाले हैं? थर्मल रेडिएशन का नाम देने वाले हैं। अब ये जो ब्लैक बॉडी है इसमें जो लैंप ब्लैक और प्लाटिनियम ब्लैक है, ये हम इस कलर्स को नियरेस्ट मानते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। यानी ये एक ऐसी चीजें हैं जिन पे कोई भी लाइट फॉल करवा दो, कोई भी एनर्जी फॉल करवा दो, वो नियरली नियरली सब कुछ अब्सॉर्ब कर देगा, या गर्म करो तो सब कुछ अमिट करेगा इंटायर स्पेक्ट्रम को, यानी वो अमिट भी कर रहा होगा। तो जब हम किसी ब्लैक बॉडी को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं तो वहां से निकलने वाली जो रेडिएशन है वो क्या कहलाएंगी? ब्लैक बॉडी रेडिएशन।
तो अब आपको ब्लैक बॉडी का भी पता लग गया और किस सूरत में उसमें से निकलने वाली रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहेंगे, जब आप वहां पे कांस्टेंट हाई टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। तो बेसिक बेसिक आइडिया अब आपके पास आ गया। अब एक्सपेरिमेंटल ब्लैक बॉडी क्या होती है? तो हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए कैविटी एक स्मॉल होल बना लेते हैं जिसको हम समझेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी। क्यों? क्योंकि इसका आइडेंटिकल बिहेवियर होगा परफेक्ट ब्लैक बॉडी वाला। कैसे? वो समझते हैं कि अगर आप रेडिएशन को उसके ऊपर कैविटी में जाने देते हो तो क्या होगा, तो वो उसके अंदर जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, बैक एंड फोर्थ कैविटी के अंदर टक्कर खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा, बिल आखिर सारे का सारा हर रिफ्लेक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी जज्ब होगी। और जब वो ढेर सारी रिफ्लेक्शनें कर चुका होगा तो सारे का सारा उसके अंदर क्या हो चुका होगा, अब्सॉर्ब हो चुका होगा। इसीलिए लो टेम्परेचर पे भी ये ब्लैक ही हमें दिखाई देगा, क्योंकि उसके अंदर जो चीज चली गई वो वापस तो आनी नहीं, उसके अंदर ही सारी अब्सॉर्ब हो जानी है। तो इस कैविटी को जब हम हाई टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं तो उसमें से रेडिएशन बाहर भी आती है उसी सुराख से। तो वो बिल्कुल वैसी होंगी जैसे आपके पास, यानी वो ब्लैक बॉडी एमिट करेगी उसी टेम्परेचर पे। तो ये जो कैविटी है स्मॉल होल के साथ, ये एक्ट करती है किस तौर पे, ब्लैक बॉडी के तौर पे। तो ब्लैक बॉडी का अब आपको प्रैक्टिकल भी समझ आ गया कि कैसे हम इसके साथ कर सकते हैं। इसमें दो चीजें बड़ी अहम है। इंटेंसिटी का एक लफ्ज आएगा, उसे हम रेडिएंट इमिटेंस भी कहेंगे, कि जो पावर, रेडिएशन की पावर अमिट होगी पर यूनिट एरिया ब्लैक बॉडी के इन ऑल डायरेक्शन। अब वो ऑल डायरेक्शन सॉलिड एंगल का 2 पाई लेते हैं, वैसे कंप्लीट स्फीयर में 4 पाई होते हैं, मगर अगर आप इस तस्वीर में देखें तो हाफ स्फीयर है तो 2 पाई आ गया। तो वो जो आपकी रेडिएशन पावर अमिट हो रही है पर यूनिट एरिया, उसे हम रेडिएंट इमिटेंस बोलेंगे। अब असल जो लफ्ज हम बोलेंगे वो है स्पेक्ट्रल रेडिएंट इमिटेंस। ये क्या है कि पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी विद इन द फ्रीक्वेंसी इंटरवल DW। कि अब आप एक मखसूस फ्रीक्वेंसी इंटरवल के अंदर देखेंगे कि कितनी पावर इमिट हुई पर यूनिट एरिया, इसे हम बोलेंगे स्पेक्ट्रल रेडिएट इमिटेंस। तो ये जो स्पेक्ट्रल इमिटेंस है ये फंक्शन है किसका, फ्रीक्वेंसी का या वेवलेंथ बोल लो, टेम्परेचर का। ये बताता है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी की एक रेंज चूंकि आपको पता लग गई तो आपको कंपोजिशन पता लग जाएगी। तो अब हम इसका मतलब ये हो गया कि जो इमिटेड रेडिएशन है उसमें वेव्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की होने वाली हैं, क्योंकि एक रेंज है, इंटरवल है। अब अगर हम बात करें कि स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन जो थर्मल रेडिएशन का है, जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं रेडिएशन को जो ब्लैक बॉडी से आती हैं, तो फिजिक्स जर्मन स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट एक ग्रुप था जर्मन का, जिसमें ल्यूमर था, फ्रिंजन था, ल्यूबन था, कार्लबम था। इन्होंने एक यानी इनको स्टडी किया ब्लैक बॉडी की रेडिएशन को डिटेल के अंदर। तो ये डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर यानी स्पेशल स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से इनके एनर्जी डेंसिटी मेजर की गई। ये एनर्जी डेंसिटी का ग्राफ बनाया गया, किसके साथ, डिफरेंट वेवलेंथ है डिफरेंट टेम्परेचर के साथ। तो जो रिजल्ट्स हैं उसके हम समरी देखते हैं। अच्छा, लफ्ज मैंने यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी लिखा हुआ है, इंटेंसिटी भी लिखा होता है। आप जैसे उस चीज को समझ ले, बुनियाद आपको समझा दी है क्या है, पावर जो आपके पास पर यूनिट एरिया होती है। अच्छा, तो अब पहला इसमें से समरी में पॉइंट क्या निकला हमारे पास, कि जैसे आप देख रहे हो मुख्तलिफ कर्व बनी हुई है, 3000 केल्विन पे, 5000 केल्विन पे, 4000 केल्विन पे, 6000 केल्विन पे। तो हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप देखो इंटेंसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। एक मखसूस वेवलेंथ तक वो बढ़ती है और उसके बाद वो फिर कम होना शुरू हो जाती है। यानी जैसे ही उसके बाद वेवलेंथ बढ़ती है इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, या एनर्जी डेंसिटी कह लो कम होनी शुरू हो जाती है। तो जनाब ये पहली ऑब्जर्वेशन हमारे पास साइड रिजल्ट्स जो हमें मिले थे। फिर दूसरी चीज क्या पता चली कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो जो लैम्डा मैक्सिमम यानी वो वैल्यू जिसके बाद आपकी इंटेंसिटी ने कम होना होता है, वो आपकी कॉरेस्पॉन्ड होती जाती है मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी के, वो शिफ्ट करती है शॉर्टर वेवलेंथ की जानिब। यानी देखो जरा कि 4000 केल्विन पे जब इंटेंसिटी कम होनी शुरू हुई, वो ये वेवलेंथ है जो 800 के करीब है। 5000 केल्विन पे जब इंटेंसिटी कम होनी शुरू हुई, वो वेवलेंथ की वैल्यू, ये जो लैम्डा मैक्सिमम शुरू किया, वो 400 और 800 के बीच में आ गई। जब आप 6000 केल्विन पे जाते हो तो वो वैल्यू लैम्डा मैक्सिमम की जब इंटेंसिटी कम होनी शुरू हुई, वो आपकी 400 के करीब हो गई। यानी वेवलेंथ शिफ्ट कर रही है, जो आपकी लैम्डा मैक्सिमम है शॉर्टर वेवलेंथ की जानिब। ठीक है, तो इसका मतलब लैम्डा और टेम्परेचर एक दूसरे के इन्वर्सली हो गए, क्योंकि आपका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है लैम्डा मैक्सिमम कम हो रही है,
तो हम कहेंगे कि लैम्डा मैक्सिमम और टेम्परेचर का हासिल ज़रब 2.898 -3 मीटर केल्विन, ये m फॉर मीटर, k फॉर केल्विन, इस रिलेशन को हम वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के तौर पे देखते हैं। ठीक होगी बात। यानी ये हमें इन जनरल सादा सी बात ये भी बताता है कि ऊपर तो कांस्टेंट नंबर है ना कि वेवलेंथ और टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा मैक्सिमम जिसे हम बोल रहे हैं। फिर अगली चीज जो हमें पता चली वो क्या कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टोटल एनर्जी डेंसिटी भी बढ़ती है। अब वो टोटल डेंसिटी कह लो, इंटेंसिटी कह लो, तो ये टोटल एनर्जी डेंसिटी मुझे ग्राफ से कैसे पता चलेगी? जो एरिया आएगा कर्व के नीचे वो प्रोपोर्शनल होगा फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। आप जो एनर्जी डेंसिटी को मैं आर से जाहिर कर रहा हूं, ये आ जाएगा सिग्मा टी की पावर 4। तो एनर्जी डेंसिटी पावर मीटेड पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो अब आपके पास सिग्मा कांस्टेंट है 5.67 10 रेज़ पावर 8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4 है। तो जैसे आपके पास मैंने कहा कि ये चीज कहलाएगी स्टीफन्स लॉ। आप देख सकते हो कि कर्व के नीचे एरिया बढ़ता चला जा रहा है, तो एनर्जी डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो ये हमारे वो थे जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के नतायज थे। अब क्लासिकल थ्योरीज जिन्होंने ये समझाने की कोशिश की, तो बहुत सारे फिजिसिस्ट आए जिन्होंने क्लासिकल फिजिक्स की बुनियाद पे बताने की कोशिश की कि ब्लैक बॉडी में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में। तो सबसे बुनियादी लॉ इसमें जो सबसे पहले शख्स थे वाइन्स लॉ के तौर पे आए। विलियम वाइन्स ने 1893 में अज्यूम किया कि जो कैविटी रेडिएशन है ये बिल्कुल वैसे मानो जैसे मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर है जिसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो आपके पास उसने जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सोची वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन थी फ्रीक्वेंसी की। ये बिल्कुल उसने वही सोच लगाई जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर लगाई गई, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो उसको समझने के लिए। तो जब हम थर्मोडायनामिक के प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं ब्लैक बॉडी पे और फार्मूला हमें मिलता है एनर्जी डेंसिटी का, तो वो आ जाता है C1 ओवर लैम्डा की पावर 5 E एक्सपोनेंशियल है माइनस C2 ओवर लैम्डा टी डी लैम्डा। यहाँ पे दो कांस्टेंट है C1 C2, ये एम्पिरिकल कांस्टेंट है, यानी इन कांस्टेंट्स की वैल्यू हमें चुननी पड़ेगी ताकि आपकी वाइन्स लॉ का जो कर्व बनेगी वो एक्सपेरिमेंटल कर्व वो फिट होगी शॉर्टर वेवलेंथ रीजन में, मगर वो फेल हो जाती है जब हम लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में जाते हैं। आप फिग में देख भी सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल डॉट्स आ रहे हैं और जो हमारी कर्व आ रही है वाइन्स वाली, वो एक्सपेरिमेंटल डॉट्स के साथ मैच नहीं कर रही, जबकि शॉर्टर हिस्से में वो मैच कर रही है। तो इसका मतलब वाइन्स का जो लॉ था वो शॉर्टर वेवलेंथ पे तो मैच कर गया मगर लॉन्गर वेवलेंथ पे मैच नहीं किया, तो इसलिए फेल हो गया। अब जब हम बात करते हैं रेले और जीन्स लॉ की, तो आपके पास दो ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, लॉर्ड रेले और जेम्स जीन। इन्होंने अटेम्प्ट की ताकि समझाया जा सके क्लासिकल फिजिक्स के लिहाज से assumption लेते हुए कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ब्लैक बॉडी को समझा कि ये बुनियादी तौर पे जो रेडिएशन है ये इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ? वॉल्स ऑफ द ब्लैक बॉडी के साथ। क्या मतलब कि वॉल्स कॉन्स्टेंटली जितनी अब्सॉर्ब कर रही हैं उतनी ही एमिट कर रही हैं, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो ब्लैक बॉडी की थी वो सेम रहेगी। तो इसका मतलब दीवारों का तो कोई किरदार नहीं, उससे तो इंडिपेंडेंट हो गया। तो नेचर ऑफ द मटेरियल तो बीच में से निकल गया, क्योंकि वो तो अब आपने एक तरह से उसका अमल दखल ही एक तरह से खत्म कर दिया। तो हम यही मानेंगे कि आपके पास ये अज्यूम किया गया कि ये चार्ज हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पे देखा गया। जैसे अगर हम कहेंगे कि जैसे एनर्जी डेंसिटी डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, क्योंकि डिफरेंट जो ऑसिलेटर है वो मुख्तलिफ वेवलेंथ एमिट करेंगे, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन कैविटी के अंदर है वो परफेक्टली रिफ्लेक्ट करेंगी वॉल से। जैसे दीवार पे नोड बन जाएगा, नोड एंटी नोड का मतलब याद है ना कि नोड जहां से टक्कर खा के वापस आती है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, स्टैंडिंग वेव वाला जो कंसेप्ट था। तो जिसमें जैसे जो हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग में पढ़ा था, एयर कॉलम में पढ़ा था, तो इस कंसेप्ट पे उन्होंने समझाने की कोशिश की, पूरी डेरिवेशन की, जो लॉ बनाया एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला बनाया वो 8 पाई के टी ओवर लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा था। अब ये बुनियादी तौर पे क्लासिकल पिक्चर बनाई उन्होंने, लॉर्ड रेले ने इंडिपेंडेंटली और सर जेम्स ने, यानी दोनों ने अलग अलग इस पे वर्किंग की। तो जो क्लासिकल मॉडल था जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ये बनाया गया, उसे हम रेले जीन्स लॉ के तौर पे देखते हैं। अब जब हम इसको कर्व को फिट करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ, तो वो भी फेल हो जाती है।
शॉर्ट वेवलेंथ के ऊपर जो रेले जीन्स फार्मूला बताता है कि इनफाइनाइट रेडिएशन इंटेंसिटी होगी। तो अब प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं था, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में तो फाइनाइट वैल्यू आती है, यानी ये यूवी रीजन जो था यहाँ पे वैल्यू आपकी फाइनाइट थी, जबकि रेले जीन फार्मूले के मुताबिक वो इनफाइनाइट थी। तो ये जो फेलियर है शॉर्टर वेवलेंथ पे, इसे हम अल्ट्रा वायलेट कैस्ट्रोफी बोलते हैं, जो बताता है कि क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई मैकेनिज्म बताने का ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। तो ये दो चंद बड़ी यानी एफर्ट्स थी जो ब्लैक बॉडी को समझाने के लिए की गई, वाइन्स लॉ और रेले जीन्स लॉ के तौर पे जिसे हमने देखा। अब कल हम देखेंगे कि प्लैंक्स ने इसको कैसे समझाया और प्लैंक से फिर हम इन दोनों लॉज को ड्राइव भी करेंगे, डिड्यूस करेंगे वाइन्स को भी और रेले जीन्स के लॉ को भी। तो ये कल के लेक्चर में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।